नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज के अंदर भूगोल डोमेन को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी बीच में आप लोग बीच में आज ठीक है मानव बस्तियों पे चर्चा करने आया हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का अगला चैप्टर है। ठीक है, विस्तार से समझते हैं इसको कि क्या है मानव बस्तियाँ। तो बच्चों चलो आइए, तो बच्चों बात करते हैं हम लोग मानव बस्तियों की। किसकी चर्चा करते हैं बच्चे कि मानव बस्तियां किसे कहा जाता है। किसकी बात करें? मानव बस्तियां किसे कहा जाता है? तो मानव बस्ती उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर मानव स्थायी रूप से बसा हो। ठीक है, जो मानव होता है ना बच्चों, जो परमानेंट या स्थायी हम लोगों को जहां उसका निवास देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि जिस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में जहां पर लोग स्थायी रूप से रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? मानव बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि मानव बस्ती क्या होती है? तो जहां मानव अपना निवास स्थान बनाता है और वहीं पर स्थायी निवास और उसी में वो अपना जो जीवन यापन करता है, उसी को क्या कहा जाता है? मानव बस्तियां कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चे सुनना, जो मानव बस्तियां हैं, क्योंकि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, सेकंड बुक आप लोगों को मैं कवर कर रहा हूं, तो भारत में आप लोग देखोगे ना, तो कितने प्रकार की मानव बस्तियां दिखाई देती हैं? दो प्रकार से, एक ग्रामीण बस्तियां और एक नगरीय बस्तियां। ठीक है, इसी पे हम लोगों को चर्चा करने। दो प्रकार की बस्तियां हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख पा रहे होगे ना, तो ग्रामीण बस्तियां हैं। सबसे पहले किस प्रकार की बस्तियां हैं? ग्रामीण बस्तियां। तो सुनना बच्चों, यहां के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं, जैसे कृषि और पशुपालन। तो बच्चों, जो ग्रामीण बस्तियां होती है ना, गांव का जो कल्चर होता है, यहाँ की जो लोग होते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप। तो बच्चे प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? आप सब जानते हैं, क्योंकि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रखा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन आते हैं? तो बच्चे कृषि, पशुपालन, इस प्रकार की गतिविधियां आती हुई दिखाई देती हैं। तो सीधी बात है, गांव में इसी पर लोग क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। वहां उद्योग नहीं होता, वहां व्यापार नहीं होता। ठीक है, तो वो किस पर निर्भर होते हैं? तो कृषि और पशुपालन पे ही हम लोगों को निर्भर देखने को मिलते हैं। ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी, फल, फूल, अनाज आदि जैसे उत्पाद नगरीय बस्तियों की आवश्यकताओं को क्या करते हैं बच्चे? पूर्ति भी करते हैं। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, इनमें जो फल, फूल, सब्जी, जो अनाज उत्पादित होता है, यही शहरों की आवश्यकताओं की भी क्या करता है बच्चों? पूर्ति करता है। ठीक है, आगे ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं, अतः उनमें सामाजिक संबंध जो होता है वो प्रगाढ़ हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, कि जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण बस्तियों का जो पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना ज्यादा कम पसंद करते हैं। वो अपना जो सामाजिक उनका जो वातावरण है, उसी में क्या होते हैं? थोड़े से मजबूत होते हैं। ठीक है, वो घर को या परिवार को छोड़ के जाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, किसकी बात करें कि ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हम लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चे? ग्रामीण बस्तियों के, तो ग्रामीण बस्तियों के बच्चों चार प्रकार हैं। एक गुच्छित बस्तियां होती हैं। एक कैसी बस्तियां होती हैं? गुच्छित बस्तियां। एक अर्ध गुच्छित बस्तियां होती हैं। एक पल्ली बस्तियां होती हैं और एक एकाकी बस्तियां होती हैं। ये बस्ती का भी आप लोग यहाँ पर एक फोटो देख रहे होंगे बच्चे। ठीक है, इस प्रकार की जो हम लोगों को बस्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कुल चार प्रकार की ग्रामीण बस्तियां होती हैं। इन्हीं को हम लोग एक एक करके क्या करते हैं बच्चे? कंप्लीट करते हैं। एक एक करके क्या करते हैं? इनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करें किसकी? गुच्छित बस्ती की। सबसे पहले किसकी चर्चा करें बच्चे हम लोग? गुच्छित बस्ती। सबसे पहले कैसी बस्ती आ रही है आप लोगों के सामने? गुच्छित। तो गुच्छित बस्ती क्या है? ठीक है, तो गुच्छे गुच्छे इस टाइप से। तो सुनना, इस बस्तियों में घरों का समूह बहुत पास पास होता है, गुच्छों में होता है। ठीक है, कहते हैं ना बच्चों हम लोग, बहुत किसी भी चीज का गुच्छा होना, तो बहुत पास पास हो। देखो इस बस्तियों में, ठीक है, घरों का समूह बहुत पास पास होता है, बड़े पास पास क्या होते हैं? ठीक है, घर होते हैं। इन गांवों में आवास स्थान एवं खेत खलिहान चारागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं। देखो बच्चों, ये एक गांव की बस्ती होती है पूरी। ठीक है, गुच्छित रूप में होती है, सब पास 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 क्या होते हैं बच्चों? घर में। ठीक है, इस प्रकार से क्या बने होते हैं? एक गांव है, उसमें इसे पास 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 सबसे क्या क्या बने हैं? घर बने हैं। लेकिन इन घर वालों के जो खेत होते हैं, खलियान होते हैं, वो इस गांव से थोड़ी दूर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखो, इनके खलियान जो चारागाह क्षेत्र होते हैं, वो स्पष्ट रूप से गांव से क्या होते हैं? इस ग्रामीण बस्ती से अलग होते हैं। ये बस्तियां आयताकार होती हैं,
ये क्या होती हैं बच्चे, आयताकार देखने को मिलेंगी आप लोगों को, रेखिक देखने को मिलेगी, आदि प्रतिरूपों में आप लोगों को ये देखने को मिलती है। और ये उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चे, ये उपजाऊ जो जलोढ़ मैदान होते हैं, जलोढ़, ठीक है, जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है मिट्टी, उसी को जलोढ़ कहते हैं। तो नदियों के आसपास आप लोगों को इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलेगी, ठीक है, कहां, जलोढ़ मैदानों में। सुरक्षा कारणों से, जैसे बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड, नागालैंड में, तथा जल के अभाव के कारण राजस्थान में भी ये बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो भारत में कहां, तो यूपी और एमपी के बुंदेलखंड में, नागालैंड में और राजस्थान में ये हम लोगों को इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं कि ये आयताकार रूप में गुच्छों में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, घर पास पास इनके, लेकिन इनका जो खेत खलियान है वो इनसे हम लोगों को दूर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की बस्ती को क्या कहा जाएगा बच्चे, गुच्छित बस्ती हम लोगों को देखने को मिलती है। ग्रामीण बस्तियों का ये पहला प्रकार हम लोगों ने देखा। फिर बात करें अर्धगुच्छित बस्तियां, फिर किसकी बात करें बच्चे हम लोग, कि अर्धगुच्छित बस्तियां। कैसी बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां। तो इसमें क्या होता है बच्चे, तो किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर रहने लगता है। इस तरह अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। इस तरह की बस्तियां गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। बच्चों, यहां हम लोगों ने एक बड़ा गुच्छित समूह गांव देखा, लेकिन यहां आप लोग देखो ना, अर्धगुच्छित हो जाएगा। मतलब एक कोई बड़ा सा गांव है जो गुच्छे में रह रहा था। क्या रह रहा था, गुच्छे में रह रहा था। क्या रह रहा था बच्चे, जैसे गांव गुच्छे में रह रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, कोई वर्ग किन्हीं कारणों से, कुछ भी कारण हो सकता है, आपस में लड़ाई हो जाए या दूसरा कोई कारण हो, ठीक है, जिसके कारण इसमें से कुछ घर कहां आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, और रोड पे क्या बना लेंगे, घर बना लेंगे, ठीक है। छोटा सा 2-4 घर यहां बन जाएंगे, ठीक है। कहां बन जाएंगे, थोड़े से यहां के रहने लगे। इसी गांव के लोग इस गांव में एक छोटे से एक वर्ग, देखो यहां लिखा भी ना, कोई वर्ग किन्हीं कारणों से, ठीक है, मुख्य गांव से दूर रहकर, यह मुख्य गांव था, दूर रहने लगता है, ठीक है। इस तरह की अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। इस तरह की बस्तियां कहां देखने को मिलती हैं, गुजरात में और राजस्थान में, ठीक है। मुख्य गांव से ही कुछ ही दूरी पर ऐसे कुछ परिवार के लोग यहाँ के बस जाते हैं, सड़क के किनारे या उनके खेतों के किनारे, ठीक है। तो यह अर्धगुच्छित का हम लोगों को एक एग्जाम्पल देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़े। पल्ली बस्तियां, कैसी बस्तियां बच्चे, पल्ली बस्तियां, ठीक है। पल्ली बस्तियां क्या होती हैं, तो वे बस्तियां जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे छोटे समूह में बच जाती हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा बच्चे, वे बस्तियां जो किसी बड़े गांव, एक बड़ा गांव था, ठीक है, वही गुच्छित गांव, ठीक है, एक बड़े गांव, ठीक है, कैसा गांव था बच्चे, एक बड़े गांव से अलग होकर, ठीक है, छोटे छोटे समूहों में बच जाते हैं, ठीक है। इससे अलग हुए, ठीक है, इससे अलग हुए, और कुछ लोग यहां बस गए, कुछ लोग यहां बस गए, कुछ लोग यहां बस गए, कुछ लोग क्या कर गए, यहां बस गए, ठीक है। तो छोटे छोटे समूहों में अलग अलग रहने लगे, लेकिन ये उसी बड़े गांव का ही हिस्सा होते थे। देखो बच्चे, क्या होते हैं, एक बड़े गांव से कुछ लोग यहां से निकल गए, अपने खेतों में क्या बना लिए उन्होंने, घर बना लिए, खेतों में क्या बना लिए उन्होंने, अपने ऐसे घर बना लिए। तो छोटे छोटे समूहों में वो रहने लगे, लेकिन वे इसी गांव का क्या कहलाते हैं, हिस्सा कहलाते हैं। इन्हीं अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है, ठीक है। जैसे पल्ली, ठीक है, ये जो गांव होते हैं ना, इनको किस नामों से, पल्ली के नाम से पुकारा जाता है, नांगला, ढानी, जैसे राजस्थान में है आप लोग तो ढानी कहते हैं, जैसे आप लोगों ने चौकी ढानी, ये ढानी, वो ढानी, इस टाइप से, ठीक है। पूर्वा के नाम से भी पुकारा जाता है, आदि। ये बस्तियां छत्तीसगढ़ हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये, तो ये बस्तियां छत्तीसगढ़ व हिमालय की निचली घाटियों में भी पाई जाती हैं। तो क्या बात हुई बच्चों, ये जो बड़े गांव से अलग हुए छोटे छोटे समूह, ठीक है, छोटे छोटे, लेकिन अंततः ये कहलाते इसी गांव का पार्ट हैं। तो ये कहाँ चले जाते हैं, अपने खेत पे चले जाते हैं, अपने खेत के किनारे ये अपने घरों को क्या कर लेते हैं बच्चे, बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों की पल्ली बस्ती हुई है। कैसी बस्ती हुई, पल्ली। अब बात करें हम लोग एकाकी बस्तियां, कैसी बस्तियां, एकाकी। तो एकाकी बस्ती क्या है बच्चों, देखो, एकाकी बस्तियों के प्रत्येक घर में केवल एक ही परिवार रहता है। एकाकी बस्ती में क्या होता है, प्रत्येक घर में, ठीक है, प्रत्येक घर में एक ही क्या रहता है, परिवार रहता है। किंतु यह संभव है कि उस परिवार का कोई नौकर या श्रमिक उसी मकान के किसी भाग में अथवा पृथक से एक कमरा बनाकर रह सकता है। यद्यपि इस प्रकार की बस्तियों में गांव के मनुष्यों का सामाजिक संगठन कमजोर हो जाता है, फिर भी इन अधिवासों से अनेक आर्थिक लाभ होते हैं तथा परिवार के गांव की राजनीतिक एवं लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। तो
तो बच्चों इस प्रकार की बस्ती को क्या कहा जाता है? एकाकी बस्ती कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ग्रामीण बस्तियां क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, ये हम लोगों ने एक एक देखा। अब हम लोग चर्चा करेंगे नगरीय बस्तियों पे। अब किस पे चर्चा करेंगे कि नगरीय बस्ती क्या है, किस पे चर्चा करेंगे? नगरीय बस्ती पे। तो नगरीय बस्ती वह बस्ती है, नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय, ठीक है, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियों से संबंध रखता है। ठीक है, संबंध होता है। ठीक है बच्चों, देखो गांव में हम लोगों ने क्या देखा कि गांव, जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, वहां के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, मतलब कृषि, पशुपालन। लेकिन जो नगरीय बस्तियां हैं, ठीक है, उनके जो नागरिक होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? तो वो मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से कौन से व्यवसाय करते हैं? द्वितक। द्वितक में क्या होता है बच्चे? कच्चे पदार्थ को या कच्चे माल को मशीनरी के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से, ठीक है, क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जैसे गांव के अंदर कपास, उसे शहर में लाकर क्या बनाया जाएगा? तो सूती वस्त्र बनाए जाएंगे, ठीक है, कपड़े बनाए जाएंगे। एक उदाहरण दिया। तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, गांव का बंदा है, ठीक है, कौन सा बंदा है? गांव का बंदा है, पढ़ लिख गया, ठीक, गांव शहर में आके अपनी क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है, ठीक है, सेवा सेक्टर होता है। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थक गतिविधियों में भी भाग होता है। जैसे लंदन नगर को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा जाता है। किसको? लंदन को, ठीक है, विश्व की पहली नगरीय बस्ती कहा जाता है। समय के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समय के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? समय के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। समय के आधार कैसा? तो प्राचीन काल, मध्यकाल, ठीक है, आधुनिक काल, इस प्रकार से हम लोग, या स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद। ठीक है, तो लंदन को प्रथम नगरीय बस्ती कहा जाता है। लेकिन हम लोग भारत के अंदर देखें, कहां देखें? कि भारत के अंदर। ठीक है बच्चे, सुनना है। तो समय के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, किसके आधार पर? समय के आधार पर। तो प्राचीन नगर, प्राचीन नगर मतलब प्राचीन काल में भारत में कौन कौन से नगर बने? तो भारत में आप लोग प्राचीन काल में देखोगे ना, तो इस काल में अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हो प्रयाग। प्रयाग मतलब कौन? इलाहाबाद। ठीक है, वहीं आप लोग देखोगे पाटलिपुत्र, पटना, ठीक है, मदुरई। तो प्राचीन काल में सीधी बात यहां हो रही बच्चों कि प्राचीन काल में जो नगर बने ना, वो किस रूप में बने? तो सांस्कृतिक, ठीक है, और धार्मिक केंद्रों के रूप में ही वो बने। उदाहरण के तौर पे प्रयाग शहर नगर बना, ठीक है, पाटलिपुत्र बना, मदुरई, जैसे हम लोगों को नगरों का विकास होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे ही मध्यकाल में भी कुछ नगरों को हम लोगों को इसी प्रकार से बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इस काल में अधिकांशतः नगरों का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ। ठीक है, जैसे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद हम लोगों को लगभग बनता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, जब वहां पर बहमनी साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, तो हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा इसके उदाहरण हैं। ठीक है बच्चे, तो जो राजा रजवाड़े रहे, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, मध्यकाल में अनेक नगरों को क्या दिया? जन्म दिया, जिनमें हैदराबाद आता है, जयपुर आता है, लखनऊ आता है और आगरा हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आधुनिक नगर देखो, कौन सा नगर देखो बच्चों? आधुनिक नगर देखो। आधुनिक नगर देखो, अंग्रेजों व अन्य यूरोपीय देशों ने अपनी प्रभाविकता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों और पत्तनों, प्रशासनिक व सैन्य क्षेत्रों को नगरों के रूप में विकसित किया था। ठीक है, अब आधुनिक काल में, ठीक है, अब अंग्रेजों ने भारत के अंदर कई सारे नगरों को क्या किया था? बनाने का काम किया था। किस आधार पे? तो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी के दिनों में वो विश्राम कर सके, ठीक है, वो प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित करते हैं। ठीक है, वो पत्तन मतलब बंदरगाह के तौर पर क्या करते हैं? सैन्य क्षेत्रों के तौर पर क्या करते हैं बच्चे? वो कई सारे नगर बनवाते हैं, जैसे डलहौजी नगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, शिमला आप लोगों को देखने को मिलेगा, कलकत्ता देखने को मिलेगा, बंबई देखने को मिलेगा, मद्रास देखने को मिलेगा। तो कई सारे हम लोगों को इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। कौन कौन? कलकत्ता, ठीक है, बंबई, ठीक है, मद्रास, शिमला, ये सब हम लोगों को आधुनिक नगरों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, किसके बाद बात करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन से नगर बने। ठीक है, तो स्वतंत्र इस समय अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों के रूप में बने, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर,
ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ औद्योगिक केंद्र भी बने, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी आदि हम लोगों को यहाँ पर विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। तो आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता की बात करें भी तो हम लोगों ने कई सारे नगरों को क्या किया, विकसित किया भारत के अंदर। ठीक है, चाहे हम लोगों को प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को, इन दोनों को हम लोगों ने प्लानिंग करके, यह भारत के पहले आज़ादी के बाद पहले ऐसे दो नगर हैं जो प्लानिंग करके बनाए गए थे। कौन? चंडीगढ़ और भुवनेश्वर। इसके अतिरिक्त कई सारे औद्योगिक नगर भी बनाए हम लोगों ने, दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी आदि जैसे। ठीक है, तो ये हम लोगों की बात हुई बच्चे समय के आधार पर नगरों का धीरे धीरे किस प्रकार से विकास हुआ, उसी का हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखा है। अब कार्यों की प्रमुखता के आधार पर भारतीय नगर कार्यों की, ठीक है, जिस हिसाब से जिन नगरों में काम होता है उसी आधार पर हम लोग अब देखेंगे एक नया क्लासिफिकेशन। कौन सा? कार्यों की प्रमुखता के आधार पर भारतीय नगर। सबसे पहले प्रशासन शहर, जहां प्रशासन की दृष्टि से वो बड़े फेमस हैं। तो कौन कौन? तो देखिए, वे शहर या नगर जहां उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली व चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ यहाँ उच्च स्तर के ये क्या है बच्चे? तो प्रशासनिक मुख्यालय हैं। कौन कौन? तो दिल्ली और चंडीगढ़। इसके अतिरिक्त बात करें औद्योगिक नगर, ठीक है, जहां पर उद्योग को विकसित किया गया है। तो जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता होती है, जैसे बंबई, सेलम, ठीक है, और जमशेदपुर, ठीक है, ये हम लोगों को औद्योगिक नगर देखना। परिवहन, ठीक है, परिवहन की बात करें, परिवहन की दृष्टि से तो कुछ नगर पत्तन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, ठीक है, गुजरात के अंदर है, ठीक है, कोच्चि केरल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है बच्चे, ऐसे ही खनन नगर, खनन मतलब जहां हम लोग जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, ठीक है, वे नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज कलकत्ता में है, ठीक है, रानीगंज कोयले के लिए बड़ा फेमस है बच्चे, ठीक है, रानीगंज, झारिया, ठीक है, डिगबोई, डिगबोई ये पेट्रोलियम के लिए बड़ा फेमस क्षेत्र है असम के अंदर। तो ये बच्चों हम लोगों को कुछ, ठीक है, कार्यों की प्रमुखता के आधार पर भारतीय नगर देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग, कार्यों की प्रमुखता के आधार पर भारतीय नगरों को और आगे देखें हम लोग, तो गैरीसन नगर। कैसे नगर? गैरीसन नगर। जिन नगरों में सेना की छावनियां होती हैं उन्हें गैरीसन नगर कहते हैं, जैसे अंबाला, जालंधर, बबीना, ठीक है, उधमपुर, इस प्रकार के नगर है। बच्चों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, गैरीसन नगर किसे कहते हैं? गैरीसन, ठीक है, गैरीसन मतलब छावनी नगर, जहां भारतीय सेना के क्या होते हैं? छावनियां होती हैं, छावनियां जहां पर मिलिट्री सारी ठहरती हैं, उसे गैरीसन नगर कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ है? अंबाला, जालंधर, बबीना, ठीक है, और उधमपुर, इस प्रकार के नगर हैं। ठीक है, अब धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर देखो, ऐसे नगर जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर, इसमें आप लोग एक और लिख सकते हो उज्जैन। क्या लिख सकते हो? उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। ठीक है, वर्तमान में इसको और ज्यादा क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है महाकाल नगरी के नाम से। ठीक है, तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, ऐसे नगर जो धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं, जैसे वाराणसी हो गया, मथुरा हुआ, ठीक है, अजमेर हुआ या उज्जैन, हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो बच्चों आगे, ठीक है, नगरीय बस्तियों में ही, नगरीय बस्तियों में द्वितीयक, तृतीयक तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की प्रधानता होती है। नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आप लोगों के लिए सुनना। आप लोग नगरीय बस्तियों में देखो, गांव, जब ग्रामीण बस्ती पढ़ा रहा था, ग्रामीण बस्ती मैंने क्या कहा कि गांव के अंदर जो फल फूल सब्जी या अनाज उत्पादित होगा तो कहाँ आएगा? शहर। लेकिन गांव से भी शहर में चीजें जाती हैं, क्या कि जो शहरों में जो इंडस्ट्री होती है, वहां जो चीजें डेवलप की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनको फिर कहाँ सप्लाई किया जाता है? गांव के अंदर सप्लाई किया जाता है, तो ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। परिवहन एवं संचार माध्यम के जरिए यह कार्य संपन्न होता है। शहरों में क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह जाकर बस जाते हैं। उनमें सामाजिक संबंधों में औपचारिकता अधिक होती है। जो शहर में होते हैं बच्चे, ठीक है, उनमें जो सामाजिक संबंध होते हैं उनमें सिर्फ ज्यादातर औपचारिकता निभाते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं। गांव में एक बार सामाजिक संबंध बन गया, मतलब उनका अच्छा से सामाजिक घर में उठना बैठना हो गया, तो वो बिल्कुल जम जाते हैं गांव के लोग। ठीक है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई मेहमान आया, उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई तो पिलाई नहीं तो, लेकिन गांव में बुरा मान जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो गांव और शहरों में बड़ा अंतर है इस मामले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करें नगरीय संकुल। किसकी बात करें? नगरीय संकुल क्या है? ये एक आप लोगों के लिए टर्म नहीं हो सकती है। क्या? नगरीय संकुल क्या है?
तो नगरीय संकुल क्या है, तो सुनो बच्चों, ठीक है, एक नगरीय क्षेत्र, ये भी एक नगरीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसके चारों ओर नगरों की एक श्रृंखला विकसित हो जाती है, या कभी कभी दो या दो से अधिक नगर एक साथ जुड़कर एक बड़ा नगरीय परिदृश्य बनाते हैं, ऐसे क्षेत्र को नगरीय संकुल कहते हैं। बात ये आती है बच्चे कि नगरीय संकुल क्या है। तो बच्चों, जब एक नगरीय क्षेत्र, जैसे कोई एक नगरीय क्षेत्र है, उसके आसपास हम लोग बात करें उसके चारों ओर, ठीक है, जब दूसरे भी नगर विकसित हो जाते हैं, उनकी एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक है, तो देखो ना पूरा श्रृंखला बन गई, तो इसे क्या कहा जाता है, नगरीय संकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगरीय संकुल। ठीक है, अब बात करें कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है, मतलब ये कोई नगर है, उसके आसपास ये छोटे छोटे नगर कैसे डेवलप हो जाते हैं, तो देखिए बच्चे कब बन जाते हैं, तो इसी को चर्चा करेंगे। कोई नगर नगरीय संकुल बन जाता है जब इसमें किसी एक का समावेश होता है, नगर एवं उससे संलग्न का विस्तार, विस्तार सहित या बिना विस्तार के जब दो या दो से अधिक नगर मिल जाते हैं, एक नगर या उससे सटे हुए या एक से अधिक नगर और उन नगरों के क्रमिक विस्तार, जैसे रेलवे कॉलोनी, ठीक है, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र या सैनिक छावनियों को मिलाकर एक नगरीय संकुल बन जाता है। ठीक है बच्चे, कि कोई नगर है, ठीक है, एक नगर ऑलरेडी है, उसके आसपास क्या आ गया बच्चे, तो एक आ गया रेलवे कॉलोनी बन गई, उसके पास में क्या बन गई, एक रेलवे कॉलोनी, एक उसके पास इधर विश्वविद्यालय परिसर आ गया, ठीक है, एक तरफ उसके पास क्या आ गया, पत्तन नगर, पत्तन मतलब बंदरगाह आ गया, ठीक है, एक तरफ उसके क्या आ गई, सैनिक छावनी आ गई। तो इस प्रकार जब ये इस प्रकार की ये जो परिसर बनते हैं, कॉलोनी बनती हैं, इनको मिलाकर ही पूरा क्या हो जाता है, ये नगरीय संकुल बन जाता है। क्या बन जाता है, तो नगरीय संकुल बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ बात ये आती है महानगर और मेगा नगर में, ठीक है, मेगा नगर में अंतर क्या है। ठीक है बच्चे, तो 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। ठीक है बच्चे, 10 लाख से, कब से, 10 से 50 लाख, ठीक है, 10 से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है बच्चे, महानगर, तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। ठीक है बच्चे, क्या कहा जाता है, तो मेगा नगर कहा जाता है। तो बच्चों, ये वन शॉट था आप लोगों का मानव बस्तियां। इसमें हम लोगों ने विस्तार से ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों पे चर्चा की है। आई होप आप लोगों को ये जो सेशन था ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वन शॉट में।